पेप्सी, कोका कोला, KFC, Let's KFC. पूरी दुनिया के मुसलमान Genocide. 50,000 people have died. इन बड़े बड़े ब्रांड्स का बॉयकॉट कर रहे हैं। लेकिन क्यों? आखिर मुसलमानों के इस बॉयकॉट का फायदा क्या है? How effective are these boycotts? किस तरह इन कंपनीज को बॉयकॉट करने से फलस्तीन में किसी बच्चे की जान बचाई जा सकती है? See, I literally cry every day. और इस बॉयकॉट से इजराइल को क्या फर्क पड़ता है? Give us the tools faster and we'll finish the job faster. असल में मुसलमानों की इस बॉयकॉट की स्टोरी यहाँ से नहीं, बल्कि आज से बहुत साल पहले दुनिया के एक बहुत बड़े लीडर नेल्सन मंडेला के साथ शुरू होती है, जिसने अपने मुल्क साउथ अफ्रीका को गोरों की गुलामी से निकालकर रेसिज्म के खिलाफ दुनिया की सबसे बड़ी कैंपेन perpetrators of racism. और उसे एक ऐसा स्टेट बनाया जहां व्हाइट, ब्लैक सबके लिए एक ही कानून हो, The human rights of all our citizens. जिसके बाद नेल्सन मंडेला पूरी दुनिया में फेमस हुए। और अमेरिका का ये ख्याल था कि वो नेल्सन मंडेला को भी बिल्कुल बाकी लीडर्स की तरह अपना एक पपेट लीडर बनाएगा। लेकिन नेल्सन मंडेला कोई आम लीडर नहीं था। वो इससे पहले 27 साल जेल में रह बहुत ही स्ट्रगल से यहाँ तक पहुंचा था, और उसे कंट्रोल करना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि जब नेल्सन मंडेला अपनी ताकत की पीक पर था, उनसे एक इंटरव्यू लिया गया Ladies and gentlemen, Nelson Mandela. जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि ये जरूरी नहीं है कि जो अमेरिका का दुश्मन हो Their वो enemies हमारा भी दुश्मन हो। should be our enemies. और साथ ही अमेरिका के पॉलिसीज के खिलाफ जाकर कहा कि हम चाहते हैं फलस्तीन को उसका हक दिया जाए, Territories should be returned to the Arab people. क्योंकि फलस्तीनियों की जंग भी बिल्कुल हमारी तरह एक आजादी की जंग है। They are fighting for the right of self-determination. मतलब फलस्तीन के इशू पर नेल्सन मंडेला सुपर पावर अमेरिका के खिलाफ अकेले खड़े हुए थे। लेकिन इस इंटरव्यू के साथ वो रुके नहीं, बल्कि इसके कुछ ही साल बाद साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला की वजह से दुनिया की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलवाई गई, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट रेसिज्म। इस कॉन्फ्रेंस के एजेंडा में बहुत सारी चीजें थी, जिसमें दुनिया का हर मुल्क इनवाइटेड था। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि दुनिया के हर जुल्म के खिलाफ मिलकर आवाज उठाई जाए, इंक्लूडिंग इजराइल का फलस्तीन पर जुल्म। ये देखकर पूरी दुनिया में सिर्फ 2 कंट्रीज ने इस कॉन्फ्रेंस की मुखालफत की और इसका बॉयकॉट किया, इजराइल और अमेरिका। लेकिन अजीब बात यह है कि ये कॉन्फ्रेंस शुरू तो हुई, लेकिन कभी खत्म नहीं हो सकी, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस सितंबर 2001 में हुई थी और इसके शुरू होने के सिर्फ 3 दिन बाद अमेरिका पर हमला किया गया। नाउ ये कॉन्फ्रेंस तो इजराइल के मसले तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो गई, लेकिन इसमें एक शख्स ऐसा था जो नेल्सन मंडेला और उसकी स्ट्रगल से बहुत इंस्पायर हुआ, और उसने सोचा कि क्यों ना दुनिया के सारे मुसलमान भी इजराइल के जुल्म के खिलाफ एक बहुत बड़ी कैंपेन शुरू करें। उमर बरगूती और इजराइल का बायकॉट करना चाहिए। बायकॉट, असल में ये लफ्ज बायकॉट नहीं बल्कि बॉयकॉट है, जो आज से 150 साल पहले इंग्लैंड के एक जालिम बिजनेसमैन चार्ल्स बॉयकॉट का नाम था, जो वहां अपने वर्कर्स पर बहुत जुल्म किया करता था और उनसे बहुत ज्यादा टैक्स लिया करता था। आखिर एक दिन इन सारे वर्कर्स ने चार्ल्स बॉयकॉट के इस जुल्म से तंग आकर उसके खिलाफ एक बगावत करने की कोशिश की। लेकिन चार्ल्स बॉयकॉट इतना पावरफुल आदमी था कि इन वर्कर्स का उससे लड़ना इम्पॉसिबल था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इन सारे वर्कर्स ने मिलकर बॉयकॉट के खिलाफ एक प्लान बनाया कि आज के बाद चार्ल्स बॉयकॉट के लिए ना हम कोई काम करेंगे, ना इसके कपड़े धोएंगे, ना इसके लिए खाना बनाएंगे, और ना इससे कोई भी चीज खरीदेंगे। इन वर्कर्स का ये प्लान इतना जबरदस्त था कि इसके कुछ ही अरसे बाद बॉयकॉट इनसे जान छुड़ाकर हमेशा के लिए यहाँ से भाग गया। और ये एक इतना जबरदस्त पीसफुल प्रोटेस्ट था कि दुनिया में हर तरफ लोग इसे यूज करने लगे। यहाँ तक कि इस प्रोटेस्ट का नाम ही चार्ल्स बॉयकॉट की वजह से
बॉयकॉट पड़ा। बॉयकॉट लफ्ज आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में फैल रहा था, लेकिन इस स्ट्रेटेजी का बेस्ट यूज एक बहुत बड़े लीडर महात्मा गांधी ने किया, जिसने इंडिया को ब्रिटिश एम्पायर की गुलामी से निकालने के लिए बहुत सारे काम किए, जिनमें से एक था ब्रिटिश एम्पायर का बॉयकॉट। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश एम्पायर के टेक्सटाइल, स्कूल्स, टैक्सेस और इवन अदालतों को भी बॉयकॉट करने का हुक्म दिया। गांधी की इसी स्ट्रेटेजी को देखकर दुनिया के और भी बहुत सारे लोग इस स्ट्रेटेजी को यूज करने लगे। मतलब जब इंडिया में ये सब कुछ हो रहा था, अचानक वहां यूरोप में दुनिया की सबसे बड़ी जंग शुरू हुई, वर्ल्ड वॉर 2, जिसमें जर्मनी के लीडर एडोल्फ हिटलर ने यूरोप के यहूदियों को मारना शुरू किया। और यहूदियों के पास बिल्कुल भी इतनी ताकत नहीं थी कि वो हिटलर जैसे खतरनाक इंसान के साथ गन्स और टैंकों से मुकाबला करें। तो उस वक्त के यहूदियों ने मजबूरन इंडिया के महात्मा गांधी से सीखा और पूरी दुनिया में यहूदियों को जर्मनी का बॉयकॉट करने को कहा, जिसके बाद पूरी दुनिया के यहूदियों ने मिलकर जर्मनी से हर चीज खरीदना बंद कर दिया। यहूदी प्रोफेसर्स जर्मन यूनिवर्सिटीज से रिजाइन करने लगे। इवन जर्मनी के यहूदी अपनी जर्मन सिटीजनशिप भी छोड़ने लगे। इन्हीं यहूदियों में उस वक्त के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन भी थे, जिन्होंने इसी बॉयकॉट की वजह से अपनी जर्मन सिटीजनशिप और यूनिवर्सिटी छोड़ दी। नाउ इन्हीं लोगों से इंस्पायर होकर उमर बरगोती ने आज से एग्जैक्ट 20 साल पहले 2005 में इजराइल को बॉयकॉट करने की एक ग्लोबल कैंपेन शुरू की, BDS, और पूरी दुनिया के लोगों से अपील की कि वो इजराइल के इस जुल्म के खिलाफ उनके सारे प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट कर दें। To boycott their company, to force their company to abandon illegal projects in Israel. लेकिन ये बॉयकॉट सिर्फ इजराइल के कंपनीज के खिलाफ था। अमेरिकन कंपनीज जैसे कोका कोला, पेप्सी, KFC इनके खिलाफ नहीं था। BDS के बनने के बाद अगर सच में देखा जाए, इसका दुनिया पर इतना बड़ा कोई असर था नहीं। और आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ लोग इसे बिल्कुल भूल चुके थे। लेकिन अचानक आज से 2 साल पहले एक बार फिर इजराइल और फलस्तीन की जंग शुरू हुई। इजराइल की फौज गजा में इंटर हुई और हजारों मासूम फलस्तीनियों को शहीद करने लगी। इस जंग में इजराइल अकेला नहीं, बल्कि उसके पास सुपर पावर अमेरिका की फुल सपोर्ट थी, 2,000 US troops are now on a hike. जिसने इजराइल को वेपन्स के साथ साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए। और इस बात का तो ऑफ कोर्स सबको पता था कि एग्जैक्टली ऐसा ही होना है, क्योंकि Because everybody knows the United States is a friend of Israel. लेकिन इजराइल के हमले के सिर्फ 6 दिन बाद एक बहुत ही अजीब बात सामने आई। अचानक एक दिन इंस्टाग्राम पर अमेरिका की एक कंपनी मैकडॉनल्ड्स ने इजराइल में ये ऐलान किया कि इजराइल के फौज के हजारों सोल्जर्स को हम फ्री में खाना देंगे और हर फौजी को इजराइल के मैकडॉनल्ड्स में बड़े बड़े डिस्काउंट्स मिलेंगे। इसी तरह अमेरिका की कुछ बाकी बड़ी बड़ी कंपनीज ने भी इजराइल को सपोर्ट करने का ऐलान किया, जैसे कि बर्गर किंग्स, स्टारबक्स। अब जब दुनिया के मुसलमानों और सोशल एक्टिविस्ट ने यह देखा कि इजराइल की फौज मैकडॉनल्ड्स के फ्री बर्गर खाकर मासूम फलस्तीनी बच्चों की जान लेती है, और ऐसा करने के लिए उसे पूरी दुनिया का सपोर्ट हासिल है। I love Israel. I love Israel. और इवन मुसलमान लीडर्स भी इजराइल के इस जुल्म को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो अब जब और कोई रास्ता नहीं था, तो लोगों ने खुद इजराइल पर प्रेशर डालने के लिए वही बॉयकॉट BDS की कैंपेन दोबारा शुरू की। In campaigns such as BDS. इस बॉयकॉट में सिर्फ मुसलमान नहीं, बल्कि क्रिश्चियंस, एथियस्ट और इवन बहुत सारे यहूदी भी शामिल हैं। Jewish support for BDS. और इजराइल के खिलाफ ये बॉयकॉट आज दुनिया के तारीख की सबसे बड़ी बॉयकॉट कैंपेन बन चुकी है। लेकिन ये कैंपेन थोड़ी कंट्रोवर्शियल भी है, क्योंकि आज दुनिया के मुसलमान 2 बड़े ग्रुप्स में बढ़ चुके हैं। एक ग्रुप वो जो कहता है इजराइल के खिलाफ इस बॉयकॉट का कोई फायदा नहीं है, और दूसरा वो ग्रुप जो कहता है हमें हर हाल में इजराइल के खिलाफ बॉयकॉट करना चाहिए। जो लोग इस बॉयकॉट के खिलाफ हैं, वो कहते हैं इस बॉयकॉट का अब तक क्या फायदा हुआ है। मतलब पिछले 2 साल से बॉयकॉट की ये कैंपेन चल रही है और इजराइल को इससे अब तक कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके जवाब में बॉयकॉट वाले कहते हैं कि नुकसान हुआ है और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।
اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اسرائیل نے پچھلے 2 سالوں میں اس بوائکاٹ کی کیمپین کو روکنے کے لیے ملینز آف ڈالرز خرچ کیے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر مسلمانوں کا یہ بوائکاٹ ختم ہو گیا تو اسرائیل کو بلینز کا فائدہ ہوگا، کیونکہ اس جنگ کے شروع ہونے کے بعد اب تک دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز اسرائیل کو چھوڑ کر جا چکی ہیں، جس میں سب سے بڑی کمپنی کا نام ہے انٹل۔ انٹل نے اسرائیل کے ساتھ $25 بلین کی ڈیل اس جنگ کی وجہ سے ختم کر دی ہے، اور یہ ڈیل اسرائیل کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈیل تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اسرائیل پر اتنا پریشر ہے کہ اب تک اسرائیل میں 46,000 کمپنیز بند ہو چکی ہیں۔ اس جنگ سے اسرائیل کے اگر پورے نقصان کو دیکھا جائے تو وہ کچھ $300 بلین بنتے ہیں، اور اسرائیل اب تک اس جنگ میں 66,000 فلسطینیوں کو مار چکا ہے۔ مطلب فلسطین کے ہر ایک شخص کے شہید ہونے سے اسرائیل کو $5 ملین کا نقصان ہوا ہے۔ ویٹ اگر اسرائیل فلسطین پر اتنا ہی ظلم کر رہا ہے تو لوگوں کو چاہیے اسرائیل کا بوائکاٹ کریں، امریکن کمپنیز کا نہیں۔ پیپسی، کوکا کولا، KFC، یہ ساری تو امریکن کمپنیز ہیں، ان کا اسرائیل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تعلق ہے امریکہ کے ان کمپنیز کی انویسٹمنٹ کے بغیر اسرائیل کی دنیا میں کوئی اوقات نہیں ہے۔ مطلب ہر سال امریکہ کے ان کمپنیز کی طرف سے اسرائیل میں بلینز آف ڈالرز انویسٹ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اسرائیل کی پوری گورنمنٹ، فوج اور اکانومی چلتی ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کی یہ کمپنیز صرف اسرائیل میں نہیں بلکہ اسرائیل سے باہر 57 اسلامک کنٹریز میں بھی پھیلی ہوئی ہیں، اور دنیا کے 200 کروڑ مسلمان ہر دن ان کمپنیز کے پروڈکٹس کو یوز کرتے ہیں۔ اب اگر پوری دنیا کے مسلمانوں نے مل کر امریکہ کے ان کمپنیز کو وارننگ دی کہ یا تو تمہارا بزنس دنیا کے 200 کروڑ مسلمانوں کے ساتھ ہوگا اور یا صرف 1 کروڑ کی آبادی والے اسرائیل کے ساتھ، تو جب یہ کمپنیز ایک طرف 200 کروڑ اور دوسری طرف صرف 1 کروڑ لوگوں کو دیکھیں گے تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گا، اور وہ اپنی ساری انویسٹمنٹ اسرائیل سے نکال دیں گے، جو شروع ہو چکا ہے۔ Several global companies have pulled out their operations from Israel. Starbucks has fired its CEO. McDonald's global sales are declining. Burger King is changing its name. KFC is closing branches. یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن امریکہ کی ان کمپنیز نے پیپسی، کوکا کولا، KFC، میکڈونلڈس ہمارے ملکوں میں لاکھوں لوگوں کو جابز دی ہیں، اور اگر ان کمپنیز کا بوائکاٹ کیا گیا تو ان لاکھوں غریب لوگوں کی جابز ختم ہو جائیں گی۔ مطلب اس بوائکاٹ سے سب سے بڑا نقصان ہمارے لوگوں کا ہی ہوگا۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اسے سمجھنے کے لیے ہمیں پیچھے جانا ہوگا۔ ورلڈ وار 2 میں ایک وقت ایسا آیا تھا کہ جب جاپان کی ایمپائر نے چائنا پر حملہ کر دیا تھا اور چائنا کے لوگوں پر بہت ظلم کر کے بہت سارا علاقہ فتح کر لیا تھا۔ یہ ایک ایسا ٹائم تھا کہ جب چائنا ایک بہت ہی کمزور اور غریب ملک تھا۔ مطلب چائنا کے اندر دنیا کو بیچنے کے لیے کوئی بھی چیز نہیں بنتی تھی، اور چائنا اپنی ہر چیز باہر کی دنیا سے امپورٹ کرتا تھا۔ لیکن جاپان کے اس حملے اور ظلم کے بعد چائنا کی عوام نے ایک فیصلہ کیا کہ آج کے بعد ہم اپنی ضرورت کی ہر چیز چائنا کے اندر خود بنائیں گے۔ چائنا کے اسی بوائکاٹ کی وجہ سے آہستہ آہستہ لوگ خود ہر چیز بنانے لگے، جسے آگے جا کر ایک بہت ہی فیمس نام ملا، میڈ ان چائنا، جو آج پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ تو مطلب یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آج اگر امریکہ کی کمپنیز کا بوائکاٹ کیا گیا، اس سے لاکھوں لوگوں کی جابز تو جائیں گی، لیکن کیا پتا بالکل چائنا کی طرح ہم بھی خود ان کمپنیز کو چھوڑ کر اپنی خود کی کمپنیز بنانے لگے، جو آہستہ آہستہ اس بوائکاٹ کی وجہ سے ہو بھی رہا ہے۔ مطلب اسرائیل کے اس بوائکاٹ کے بعد پاکستان میں کوکا کولا کے مقابلے میں کولا نیکسٹ ایک بہت بڑی کمپنی بن چکی ہے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پچھلے 2 سالوں سے ملیشیا میں لوگ امریکہ کی کمپنی اسٹاربکس کو چھوڑ کر اپنی لوکل کمپنی ZUS کافی کی طرف جانے لگے، جس کی وجہ سے ZUS کافی نے ملیشیا میں اب تک صرف 2 سالوں میں 360 برانچز کھولی ہیں۔ اسی طرح ایجپٹ میں لوگ KFC کو چھوڑ کر بزوکا فرائیڈ چکن خریدنے لگے، جو اب ایجپٹ سے باہر ایک گلوبل برانڈ بننے لگا ہے۔ اوپر ترکی میں KFC کی ساری برانچز 500 برانچز بالکل بند ہو چکی ہیں، اور اس کی جگہ لوگ ایک لوکل برانڈ CTR چکن کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور انڈونیشیا میں بھی KFC کی جگہ CFC نے لے لی ہے۔ مطلب امریکہ کے ان کمپنیز کے بوائکاٹ سے جو لاکھوں جابز ختم ہو رہی ہیں، ادھر ایٹ دا سیم ٹائم
इन लोकल कंपनीज के ताकतवर होने की वजह से हजारों नई जॉब्स क्रिएट भी हो रही हैं, जिसका हमारे मुल्कों को ज्यादा फायदा है। चलो ठीक है, मान लिया कि इस बॉयकॉट का बहुत फायदा है, लेकिन फिर तुम लोग सिर्फ पेप्सी, KFC, मैकडॉनल्ड्स, मतलब सिर्फ बर्गर और चिप्स का क्यों बॉयकॉट कर रहे हो? अमेरिका की हर कंपनी का बॉयकॉट करो। आईफोन, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और इवन यूट्यूब का, जहां लोग इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, इसका भी बॉयकॉट करो। ये बात जो लोग करते हैं, इससे क्लियरली पता चलता है कि इन्हें बॉयकॉट्स की हिस्ट्री के बारे में बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि दुनिया में कभी भी ऐसा बॉयकॉट नहीं हुआ जिसमें लोग दुश्मन के हर चीज का बॉयकॉट करें। मतलब महात्मा गांधी की एग्जाम्पल लेते हैं। जब उन्होंने द ग्रेट ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ बॉयकॉट किया, तो गांधी ने उनके कपड़ों, नमक, अदालतों और स्कूल्स का बॉयकॉट किया। लेकिन गांधी ने कभी भी ब्रिटिश एम्पायर के रेलवेज, मेडिसिन, लेटर्स भेजने की सर्विस, ब्रिटिश पोस्ट ऑफिस का बॉयकॉट नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि ब्रिटिश एम्पायर की इन चीजों को हथियार की तरह इस्तेमाल करके हम उन्हें ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी तरह जब आइंस्टाइन ने हिटलर का बॉयकॉट किया, उसने अपनी जर्मन सिटीजनशिप, यूनिवर्सिटी और लेक्चर्स सब छोड़ दिए, लेकिन कभी भी जर्मनी की टेक्नोलॉजी का बॉयकॉट नहीं किया और आखिर तक जर्मनी के साइंटिस्ट के साथ कनेक्टेड रहे। Which means बॉयकॉट का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि जाहिलों की तरह हर चीज का बॉयकॉट किया जाए, बल्कि सिर्फ उन चीजों का बॉयकॉट किया जाए जिससे हमें फायदा और दुश्मन को नुकसान हो। इन शॉर्ट, मुझे इन सारे बातों के बाद यही लग रहा है कि इस बॉयकॉट की मिसाल ऐसी ही है कि अगर कोई शख्स मुझे मारने के लिए मेरे सर पर क्लाशिनकोफ रखे और मैं उससे लड़ने के लिए सिर्फ एक पत्थर उठाऊं। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अगर कोई शख्स मुझे मारने के लिए मेरे सर पर क्लाशिनकोफ रखे और मेरे पास कोई और ऑप्शन ना हो, तो मैं उससे लड़ने के लिए एक पत्थर भी ना उठाऊं। सब्सक्राइब।